प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे भू स्ट्रेटजी एवं भू राजनीति का अगला भाग। उसमें हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं यहाँ चीन की भौगोलिक स्थिति। बच्चों इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ इसके संबंधों के बारे में कि भौगोलिक स्थिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा रिश्ता बना के रख दिया है और जो विवाद का कारण है उसको भी भूगोल ने कहाँ तक प्रभावित किया है। ठीक है बच्चों, हालांकि भूगोल से एक राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है, खास करके राष्ट्र की विदेश नीतियां भूगोल से ही निर्भर करती हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में। बच्चों वैसे भी इस चैप्टर में हमको सिर्फ भारत के दो प्रबल शत्रु जो हैं पाकिस्तान और चाइनीज, इनके जो है भू स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में हमको अध्ययन करना है कि ये भारत के लिए जो खतरे साबित हो रहे हैं चीन और पाकिस्तान, तो इसमें भूगोल का कहाँ तक योगदान है और इसके बारे में भारत कौन से विकल्प अपना सकता है इन खतरों से निपटने के लिए और इन दोनों राष्ट्रों से अपने संबंधों को सुधारने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आज पढ़ेंगे चीन की भौगोलिक स्थिति। चीन की भौगोलिक स्थिति देखिए, चीन के बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे। चीन एशिया की एक महाशक्ति है, खास करके सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दूसरी महाशक्ति का दर्जा चीन को दिया जाता है और भारत और चीन की सीमा रेखा जो है ये 2640 मील है और भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। चीन की विदेश नीति क्या है? विस्तारवादी एवं पड़ोसी राज्यों में अराजकता फैलाना। चीन की जो विदेश नीति बच्चों, ये सत्य है कि चाहे कुमिंतांग की सरकार यानी पूर्व सरकार साम्यवाद के पूर्व की, या इसको कह सकते हैं हम जैसे वर्तमान चीन का संस्थापक माओ त्से-तुंग को माना जाता है, तो माओ त्से-तुंग के पहले जो कुमिंतांग की सरकार थी, चाहे जो भी सरकार रही हो चीन पर, इनकी विदेश नीति का सिर्फ दो ही उद्देश्य रहा है, एक विस्तारवादी और दूसरा पड़ोसी राज्यों में अराजकता फैलाना। जहां भी रहिए पड़ोसियों को तंग करते रहिए। यही चीन की विदेश नीति पहले भी थी, आज तो और बढ़ गई है बच्चों। यही वजह है कि चीन जो है अपने किसी भी पड़ोसी से कोई इसका अच्छा रिश्ता नहीं, इसका हर पड़ोसी राष्ट्र इससे हर समय तंग है। हर पड़ोसी राष्ट्र जो है चीन से परेशान है, इससे तंग है। ठीक है बच्चों, चाहे देखा जाए तो लगभग कई राष्ट्रों से इसका सीमा विवाद है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चीन की विदेश नीति विस्तारवादी एवं पड़ोसी राज्यों में अराजकता फैलाना। अब पड़ोसी राष्ट्र इसके कितने हैं? लगभग 20 राष्ट्र और सबसे सीमा विवाद रहा है ये खास करके चीन की विस्तारवादी नीति की देन है। और अभी हाल में या कुछ समय पहले जो चीन ने किन किन राष्ट्रों के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाया है वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर म्यांमार यानी भूतपूर्व वर्मा, इससे के साथ 1960 में इसने सीमा विवाद को सुलझाया। नेपाल के साथ 1961 में, उत्तर कोरिया के साथ 1962 में और मंगोलिया के साथ भी 1962 में, पाकिस्तान के साथ 1963 में, लाओस के साथ 1991 में, वियतनाम के साथ 1999 में, रूस के साथ 1991 और 94 में, 1991 से 94। बच्चों वैसे भी देखा जाए तो अभी भी बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। भारत भी उन्हीं में से एक है। खास करके भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं इसे, दुनिया जानती है इसे। ठीक, अब देखिए भारत की जो उत्तरी सीमा पर्वतीय सीमा है, चीन एवं पाकिस्तान उसी ओर हैं और भारत चीन की सीमा जो है 4 भागों में बटी है बच्चों। पूर्वी सेक्टर खास करके अरुणाचल प्रदेश के तरफ का क्षेत्र है। पश्चिमी सेक्टर ये लद्दाख क्षेत्र है, खास करके जिस पर चीन ने बहुत सारी भूमि को कब्जा भी कर रखा है। मध्य सेक्टर फिपकी दर्रा से लिपुलेख दर्रा तक और अगला है सिक्किम सेक्टर। तो 4 प्रकार से भारत और चीन के बीच सीमाएं बटी हुई हैं 4 भागों में। और भूटान जो है एक भारत का संरक्षित राज्य है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। भूटान और चीन की भी सीमाएं मिली जुली हैं, तो भूटान चीन को चाहे भूटान और चीन की सीमा माने, चाहे भारत और चीन की सीमा माने। ठीक है बच्चों, और पहाड़ी क्षेत्रों पर कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे खास करके 2
पहाड़ों के बीच में बने दर्रे एक प्रकार से देखा जाए तो ये आवागमन के लिए गलियारे का कार्य करते हैं, ठीक, जो शत्रु का प्रवेश द्वार बन सकते हैं। और प्रमुख दर्रे वहाँ पर हैं फिपकी दर्रा, जोजिला दर्रा, बड़ा लालता दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, थागला, कारदूंगला, भुजतांग आदि। ये जो है प्रमुख दर्रे हैं जो कभी भी आवागमन के साधन बन सकते हैं। और 1962 के युद्ध में चीन ने फिपकी दर्रे का ही प्रयोग किया था और फिपकी दर्रे से होकर इसने लद्दाख के कई भागों पर अधिकार कर लिया था, कई स्थानों पर इसने अधिकार अपना कर लिया था। भारत से लगी सीमाओं पर चीन ने सड़कों का निर्माण भी कर लिया है बच्चों, इसीलिए भारत चीन सीमाएं जो है बहुत हद तक सुरक्षित नहीं है। और इनकी विस्तारवादी नीतियों के कारण अगर देखा जाए तो ये चीन के भारत को लिए चीन की ओर से आने वाला एक प्रमुख खतरा हो सकता है, क्योंकि चीन जहां पर भी संभव समझता है वहां पर तुरंत सड़कों का निर्माण कर लेता है, अर्थात आवागमन की व्यवस्था वो पहले कर लेता है कि जरूरत पड़ने पर वो सैनिक कार्रवाई भी कर सके और भी जो आवश्यकतापूर्ण कार्रवाई हो वहां तक अपनी पहुंच को बनाए रखे। ऐसा कार्य चीन जो है करता रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, भारत से लगी सीमाओं पर चीन ने सड़कों का निर्माण भी कर लिया है और जो उसके सिक्यांग प्रांत और तिब्बत को मिलाती है। और चीन द्वारा तिब्बत में मिसाइलों की तैनाती जिसकी दिशाएं भारत की ओर हैं। बच्चों देख लीजिए, चीन ने तिब्बत पर चूंकि अधिकार किया चीन ने, और खास करके नेहरू जी को अपने विश्वास में लेकर इसने चीन पर अधिकार किया कि ताकि नेहरू जी को मीठी गोली देकर इन्हें मीठी नींद फुला दिया और ये कुछ बोल भी नहीं पाए, ना ही अंतर्राष्ट्रीय। और इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर समय संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का नेहरू जी ने हर समय समर्थन किया 1962 के पहले तक। और उत्तर पूर्वी सीमा मुख्यतया चीन से मिलती है तथा कुछ भाग म्यांमार से भी लगी हुई है। उत्तर पूर्वी सीमा का प्रादुर्भाव हिमालय पर्वत की शिखरों के उत्तर पूर्वी भाग से होता है और इस क्षेत्र के पर्वतीय शिखरों की औसत ऊंचाई जो है 7,775 मीटर है। और बच्चों, इस क्षेत्र में वनों की अधिकता के कारण यातायात की असुविधा है, जिसके कारण जनसंख्या कम है। और इसके सीमावर्ती राज्य असम और मणिपुर हैं। बच्चों, वैसे भी असम और मणिपुर जो है बहुत ही अशांत क्षेत्र क्या, एक प्रकार से भारत सरकार के लिए भेदभाव युक्त क्षेत्र हैं ये सब। और यही वजह है कि असम और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में बहुत पहले अलगाववादी संगठनों का भी जन्म हुआ था। हालांकि इस समय तक काफ़ी हद तक जो है अलगाववादी संगठन जो है वो काफ़ी हद तक दबे हुए हैं और गवर्नमेंट इस समय ध्यान भी दे रही है, लेकिन और उधर जो है उस तरफ सीमा जो चीन की है वहाँ पर भी यातायात की सुविधाएं कम हैं और जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। और 1962 में चीन के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का विकास तेजी से किया गया, यहाँ तक कि किया भी जा रहा है, क्योंकि चीन उन्हीं क्षेत्रों पर भारत में आक्रमण किया जिधर से जो क्षेत्र भारत द्वारा उपेक्षित थे। और भारत ने ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत स्थानों पर भारत की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया था भारत। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सीमा में दर्रों की अधिकता होने एवं निर्जन प्रदेश होने के कारण चीनी हमले की संभावना सदा बनी रहती है। बच्चों, उधर से चीन कभी भी हमला करके इधर आ सकता है और निर्जन क्षेत्र होने के कारण भारत सरकार को सूचनाएं भी हो सकता है ना मिले। और भारत चीन सीमा में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसका भौगोलिक ज्ञान सीमित है, क्योंकि अभी भी उन स्थानों पर वैज्ञानिक ढंग से सर्वे नहीं किया गया है। केवल हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए कुछ सर्वे या कुछ अन्वेषण जरूर किया गया, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और भारत सरकार के लिए ज़रूरी भी है कि हर क्षेत्रों के सर्वे करे, उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरह हो मुस्तैदी लाए, चाहे वहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर सड़कें बनवाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अगर वहाँ पर भारत की ओर से सड़कें रहेंगी तो ज़रूरत पड़ने पर भारत सरकार वहाँ पर सैनिक कार्रवाई कर सकता है और तेज़ी से वहाँ पर हथियार, गोला बारूद और सैनिकों को भेज सकता है। और यह क्षेत्र आज के समय में IFI, बच्चों ये IFI खास करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिससे पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, एवं आतंकवाद की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण अलगाव के कगार पर आ पहुंचा है। बच्चों, भेदभावपूर्ण नीतियां किसी को अच्छी नहीं लगती
और अपनों के द्वारा किया गया भेदभाव और भी खतरनाक होता है। चलिए, ये जो है हो गई चीन की भौगोलिक स्थिति खास करके, और भारत चीन सीमाओं से लगी हुई भूगोल और भारत चीन बॉर्डर की स्थिति हो गई। और अब देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें भारत के लिए विकल्प क्या है इसका। देखिए, भारत के लिए जो विकल्प है, सबसे पहले पाकिस्तान के विरुद्ध यानी पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भारत की सीमा सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम निम्न कदम उठा सकते हैं। खास करके बच्चों, ये पाकिस्तान के लिए कहा गया है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या भारत, जैसे इसमें अगला जो है हमको पढ़ना है भारत के लिए विकल्प। तो भारत किन किन विकल्पों पे चल सकता है, भारत कैसी कार्रवाई कर सकता है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। पहला नंबर है गश्त कार्यवाहियों को तेज करना। दूसरा है सीमा सुरक्षा बल में वृद्धि करना। बच्चों, गश्त कार्यवाहियां अगर तेज रहेंगी तो पाकिस्तान की कोई भी हरकत उधर से होती है तो तुरंत जो है हमारे गश्ती दल तुरंत उसका पता लगा लेंगे कि हाँ, पाकिस्तान अमुक कार्रवाई कर रहा है, हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। और सीमा सुरक्षा बल में वृद्धि करना यानी बीएसएफ के जवानों की वृद्धि की जाए। महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक पोस्ट की स्थापना करना। बच्चों, महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक पोस्ट की इस प्रकार स्थापना किया जाए कि हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधाओं से लैस व्यवस्था, ये ना हो कि वहाँ से नीचे आना पड़े, ऊपर आना पड़े, यानी सारी व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। और सीमा पर कांटेदार तार लगाकर सीमांकन कार्य पूरा किया जाए, यानी कटीले तारों से सीमा को घेरना है। यातायात व संचार व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना। बच्चों, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बॉर्डर पर यातायात की सुविधाएं मुहैया अगर हम उसी प्रकार करा लें, उस प्रकार हम रखें कि आवश्यकता पड़ने पर हम तेज़ी से अपनी सैनिक कार्रवाई भी कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरत की सारी चीज़ें हम वहाँ पर भेज सकें। स्थानीय जनता को जन सेना के रूप में प्रशिक्षित करके उन्हें प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति में रखा जाए। बच्चों, अगर कोई भी कार्रवाई होती है, किसी भी कार्रवाई की शुरुआत वहाँ पे पाकिस्तान करता है तो कम से कम दो जनता जो है जब प्रशिक्षित रहेगी दूसरी पंक्ति में तो एक मुकाबला तो करेगी। अगर मुकाबला नहीं भी करेगी तो कम से कम हमारी सेना को सक्रिय सहयोग दे सकती है। ठीक है बच्चों, जो कि खास करके सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सीमा सुरक्षा और नियमित सेना के बीच तालमेल स्थापित हो, जिससे अविलंब सुरक्षा कदम उठाया जा सके। ये बहुत ही जरूरी है। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं चीन के विरुद्ध अर्थात चीन के विकल्प के रूप में भारत कौन कौन सी कार्रवाई कर सकता है। पहला नंबर, भारत को उत्तरी पर्वतीय सीमा की रक्षा है तत्पर रहना होगा। उत्तरी पर्वतीय सीमा की ओर रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। हमारे पास पर्वतीय, पहली बात तो पर्वतीय डिवीजन होना चाहिए। पर्वतीय डिवीजन तो हालांकि इस समय हमारे पास है भी, 1962 के बाद जो है गठित भी किया गया है। और ये प्रयास किया जाए कि चीनी सीमाओं तक, जहां पर हमको गश्ती दल को तैनात करना है, चीनी सीमाओं तक हमारे पास सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हम तेजी से कार्रवाई कर सकें बच्चों, क्योंकि भारत की सेना हर प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। कम सुविधाओं में, कम जो है कम क्या बोलते हैं, कम सुविधाओं में अच्छा से अच्छा कार्य करने की क्षमता भारतीय सेनाओं में है। शत्रु की गतिविधियों की जानकारी हेतु सीमाओं की अनवरत निगरानी, वही है गश्ती दलों के द्वारा, सड़कों की व्यवस्था द्वारा हमको लगातार निगरानी उसकी करनी है। और सीमावर्ती राज्यों के लघु राजनीतिक क्षेत्रों को संगठित करना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में होने वाली कोई भी घुसपैठ या अवैध कार्यवाही की सूचना सुरक्षा कर्मियों को प्राप्त होती रहे। बच्चों, वहाँ पर जो राजनीतिक क्षेत्रों को जो छोटे छोटे रूप में संगठित इस प्रकार किया जाए कि कम से कम, जैसे ग्राम प्रधान को अगर ये बता दिया जाए कि कोई भी कार्रवाई होती है तो तुरंत जो है खबर दी जानी चाहिए। क्योंकि छोटी इकाई जैसे माना जाए को ग्राम की प्रधान होते हैं, या छोटे छोटे संगठन बनाए जाएं जो कि इन पर नज़र रखे जाएं। ठीक है बच्चों, कोई भी घुसपैठ या अवैध कार्रवाई की सूचना तुरंत हमारे सुरक्षा कर्मियों को मिलती रहे। हालांकि इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी गुप्तचर व्यवस्था की होने के साथ साथ भी इन चीज़ों की जरूरत है कि कम से कम आम नागरिक भी राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत सरकार की मदद कर सकें। पर्वतीय सीमा पर स्थित दर्रों की विशेष सुरक्षा होनी चाहिए, जिससे शत्रु इन दर्रों का उपयोग ना कर सके, और इस कार्य के लिए सीमांत पर निरीक्षण चौकियों की स्थापना की जानी चाहिए। बच्चों, जितना कुछ इसमें कहा जाए अगर वैसी व्यवस्था कर ली जाए तो संभव है कि
तो संभव है कि हमारे पास जो है इस घुसपैठ को रोकने के बहुत से विकल्प पैदा हो सकते हैं, या हो सकता है घुसपैठ हो ही ना। और यातायात साधनों का विकास किया जाए जिससे अस्त्र शस्त्र तथा सैनिक उपकरणों को शीघ्र सीमा स्थिर चौकियों पर पहुंचाया जा सके। यातायात साधनों के विकास से अनवरत गश्त की कार्यवाहियों में आसानी होगी। चीन जिस क्षेत्र को आवश्यक मानता है सबसे पहले वहां मार्ग का निर्माण जरूर करता है। हमें भी चीन की तर्ज पर कार्य करना होगा। बच्चों, ये बात सत्य है कि चीन जिन क्षेत्रों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ रखा है, जिन क्षेत्रों पे वहाँ वो चाहे साम्राज्यवादी गतिविधियां अपनाना चाहता हो, चाहे साम्राज्य विस्तार करना चाहता हो, वहाँ पर सर्वप्रथम वो सड़कें निर्माण करता है कि जरूरत पड़ने पर वो तेजी के साथ सैनिक कार्रवाई कर सके। और हिमालय के दक्षिणी ढाल पर भूटान भारत का मित्र है और चीन ने बच्चों ये नहीं होना चाहिए, भूटान के कुछ भागों पर कब्जा भी जमा रखा है। अतः उस क्षेत्र से कोई भी घुसपैठ की जा सकती है। अतः इस ओर भारत को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, एक बात तो और भी है, चलिए ठीक है, जितनी भी व्यवस्था हो सके भारत सरकार को करना चाहिए, लेकिन हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी भी होनी चाहिए जो कि कभी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कानूनों को थोड़ा सा अपने हाथ में लेने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कभी कभी ऐसी बात होती है कि हमारे सैनिक कानून इनके हाथ इस कदर बांध देती है कि ये ना चाह कर भी ऐसे कार्य चाहने के बाद भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम नहीं दे पाते। अब देखा जाए तो चलिए थोड़ा सा कुछ बात हम अपनी ओर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लिए सुरक्षा के मामले में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जहां तक मैं समझता हूं इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चों देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम लोगों का सब्जेक्ट जो है सुरक्षा के मामले में हम लोग फ्री सोच का माइंड रखते हैं। वैसे भी हम लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय हित के मामले में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थायी मित्र होता है, ना ही कोई अस्थायी शत्रु होता है, राष्ट्रीय हित प्रथम होता है। लेकिन भारत की राजनीति में इन चीज़ों की अनदेखी सदा की जाती रही है। तो हम एक बार, चाहे आप लोग समझिए, एक बार हम आप लोगों को इस बारे में हम सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग की सुरक्षा के मामले में कुछ कार्रवाई ऐसी भी हो सकती है, जैसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीसा जा सकता है। तो वैसे ही है, राष्ट्रीय हित को प्रथम वरीयता दी जाए, बाकी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जो है अपने क्या बोलते हैं व्यक्तिगत हितों को कम, या फिर अपने आदर्शवाद को थोड़ा से ताक पे रख कर राष्ट्रीय सुरक्षा को वरीयता दिया जाए। बच्चों, जैसे देखा जाए भारतीय सैनिक जहां संपूर्ण विश्व के लिए बहादुरी की मिसाल के एक उदाहरण बने हुए हैं, वहीं सुरक्षा के मामले में भारतीय राजनीतिक ढांचा कमजोर नजर आ रहा है। बच्चों, राजनीतिक ढांचा हम जहां तक समझते हैं कमजोर नजर का मतलब क्या है। देखिए, पहली बात, भारतीय सेना पूरा कश्मीर खाली नहीं कराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा करवा दी, आज भी वो कश्मीर उसी स्थिति में है। अब देखिए 1965 के युद्ध में हम जिस लड़ाई को जीत लिए थे और जिसके बदले में हम सौदेबाजी का प्रयोग करके अपने कश्मीर को हम पूरा छुड़वा सकते थे, लेकिन राजनीतिक मंच पर ताशकंद जाकर हमारे राजनेता उस युद्ध में होने वाले लाभों को हार गए। हमारे सैनिकों में बहादुरी की कमी नहीं है, अगर कमी है कुछ तो हमारे राजनीतिक ढांचे में। और भारतीय सैनिक सबसे अधिक अपनी नौकरी जाने और सेना से मिलने वाली सजाओं से भयभीत रहता है, इसलिए कुछ सुरक्षा मामलों में वह उचित चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं। बच्चों, हमारा कानून जो है, खास करके कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अपने कानून में थोड़ी सी ढील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जवान को आतंकवादी मारते रहें और हमारा जवान क्या करे, मजबूर रहे, इस कदर मजबूर रहे कि वो जो है अपने लिए बचाव तक ना कर पाए। उसके अंदर ये डर है कि हम जो है हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे बीवी और बच्चे भूख मर जाएंगे। ऐसी स्थिति नहीं, ये उचित नहीं है। मैंने टेलीविज़न पर अपने जवान को निहत्थे राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों बुरी तरह पीटते देखा है। हमारा जवान चाहकर भी ना तो अपने प्राण बचा पाता है, ना ही विरोध कर पाता है। ऐसा क्यों बच्चों?
हमने उसके पास हथियार है, लेकिन फिर भी उसके कदर हाथ बांध दिए जाते हैं कि आप जो है इन पे हाथ नहीं उठाएंगे ना। हम कह रहे हैं वो सुरक्षा जो ही वही जो है जनता का रूप धारण करके आतंकवादी अगर उसको मार ही डालें तो क्या करे वो बेचारा, अपना बचाव नहीं कर पाता। तो बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे जो है सैनिकों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे अधिकारियों पर, हमारा अधिकारी वर्ग वो जिम्मेदारी लेने से कतराता है। अरे हथियारों हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी अगर अधिकारी नहीं लेगा तो कौन लेगा। अधिकारियों को भी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सैनिकों को कुछ आज़ादी तो दे ही दे, अन्यथा हमारा सैनिक केवल जो है एक मजबूर खिलाड़ी की तरह रह जाएगा। जहां बहादुरी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी वहां वो बहादुरी ज़रूर दिखाएगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमेशा कमज़ोर साबित होगा। भारतीय राजनेता और सैन्य अधिकारी जबरन सैनिकों के ऊपर अपना आदेश थोपते हैं। जब भी हो युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। उन्हें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारी सेनाएं पहाड़ी पर तो नहीं लटकी हुई हैं। ये बात भी सत्य है। अपना उचित स्थान देखकर जब उचित समझें तब वहाँ पर जो अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था है मजबूत लगे, वहाँ पहुँचने के बाद फिर युद्ध विराम को लागू किया जाए। ये ना हो कि आप तुरंत युद्ध विराम का आदेश जारी कर दीजिए, हमारा सैनिक वहीं पहाड़ी पर लटके वो बेचारा हर समय लटका ही रहे, और वहीं पर उसको चौकी में ना तो ठीक से वो सुरक्षा कर सकता है न ठीक से खड़ा हो सकता है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और 1947 के युद्ध में अचानक कार्यवाही एवं बहुत सी कठिनाइयों के बाद भी जो कार्रवाई हमारे सैनिकों ने किया वो ये दुनिया के लिए मिसाल है। अब्दुल हमीद ने 1965 में पैटर्न टैंकों को तोड़कर और लाहौर पर अधिकार करके 1971 के जंग में कम साधनों के बावजूद भी पाकिस्तान को धूल चटाकर बहादुर अभिनंदन जैसे अधिकारी अमेरिका के F-16 जैसे आधुनिक विमानों को अपने पुराने किस्म के MiG-21 जिसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता था, ऐसे विमानों से गिराकर यह मिसाल बराबर पेश करते रहे कि हम कम साधनों में भी किसी भी सेना के साथ जंग करने में सक्षम हैं। हमें F-16 से बचने के लिए किसी राफेल की ज़रूरत नहीं है। हमारा अभिनंदन जैसा एक बहादुर जांबाज योद्धा अकेले स्वयं ही राफेल के बराबर है। लेकिन हमारे राजनीतिक मंचों की कमजोरी की वजह से हम अपने राष्ट्रीय हितों को हर समय दांव पर लगाए बैठे हैं, अन्यथा कश्मीर जैसी समस्या का तो कब का समाप्त हो गई होती। बच्चों, हम लोग आदर्शवादी ज़्यादा बनते हैं, हमारा देश ही आदर्शवाद के मिसाल बना हुआ है, और हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी आदर्श का ही पालन करते हैं। यही वजह है कि आज कश्मीर, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आज नर्क बना हुआ है। सबकी निगाह है। जिस प्रकार पहले जो है दैत्य क्या करते थे, दैत्य ब्रह्मा और भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके तुरंत जो है स्वर्ग पर अटैक करते थे। आज वही कंडीशन जो है हमारे पास, स्थिति क्या है, पाकिस्तान जैसे दैत्य, अमेरिका और चाइना जैसे देवताओं से वरदान प्राप्त करके, हथियार प्राप्त करके धरती के स्वर्ग पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। ये कंडीशन है। इसीलिए कश्मीर जो है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आज नर्क का रूप ले चुका है। अतः हमको चाहिए कम से कम कश्मीर को तो सुरक्षित रखा जाए। हमारे राजनेताओं को भी चाहिए कि कम से कम सुरक्षा के मामले में यह व्यवस्था सेना के हाथ में सौंप दे तो अच्छा है, और ऐसा कानून बनाए कि कम से कम हमारा सैनिक अपने विवेक का प्रयोग करके बिना किसी भय के उस कार्य को कर सके जिस कार्य के लिए उसको लगाया गया है, अर्थात सुरक्षा का कार्य बखूबी निभा सके। जैसे क्लाउज़विट्ज़ ने कहा भी है कि नीति निर्धारित करना राजनीतिज्ञों का कार्य है और युद्ध नीति को कार्यान्वित करना जनरलों का कार्य। बच्चों, ये सत्य है। जैसे अभी हमने कहा कि क्लाउज़विट्ज़ ने कहा भी है कि नीति निर्धारित करना राजनीतिज्ञों का कार्य है, कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, ये कार्य बता दे राजनेता हमारे। लेकिन युद्ध किस प्रकार करना है, ये लड़ने का तरीका वो ना बताए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों, सुरक्षा के मामले में भी किन क्षेत्रों पर कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पर सैनिक कार्रवाई करनी है, इसका आदेश तो हमारे राजनेता दे दें, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है, लेकिन ये ना बताएं कि किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण जो है जनरलों के हाथ में सौंप दे, ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्लाउज़विट्ज़ ने कहा है बच्चों, नीति निर्धारित करना राजनीतिज्ञों का कार्य है
और युद्ध नीति को कार्यान्वित करना जनरलों का कार्य है। लेकिन जनरलों के कार्य में राजनीतिज्ञों को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान में जनरलों के कार्य में हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही है, या यूँ कहा जाए कि जनरलों को भी एक राजनीतिक ढांचा प्रदान कर दिया गया है कि वो भी जो है एक व्यक्तिगत रूप से एक सैनिक की मजबूरी को जाने बगैर, एक सैनिक की भावनाओं को, मजबूरियों को जाने बगैर तुरंत राजनीतिक ढांचे के रूप में सामने आ जाते हैं। ये उचित नहीं है। और भारतीय सैन्य अधिकारियों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कुछ जिम्मेदारियों को स्थिति को भांप कर स्वयं भी उठा लेनी चाहिए। इसके लिए उसे यथार्थ की ओर ध्यान देना होगा, अर्थात यथार्थवादी बनना होगा। सुरक्षा के मामले में केवल ये नहीं है कि आप जो है बस ये कह दिया जाए कि हाँ किसी निर्दोष को ना मारा जाए। हो सकता है किसी जो है सामान्य जनता की मृत्यु नहीं हो सकता है, सामान्य जनता के रूप में आतंकवादी भी घुस सकते हैं। अतः कुछ चीज़ें तो अधिकारियों और सैनिकों को अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। ठीक है बच्चों, जबकि अपने यहाँ ये चीज़ें थोड़ा से कष्टदायक होता है और यथार्थ की नीतियों का पालन करने में कुछ अपना भी नुकसान हो सकता है। बच्चों, अगर सुरक्षा चाहिए तो कुछ गेहूं के साथ घुन तो पीसना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गेहूं के साथ घुन को पीसते हुए जब हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे तब उसके बाद केवल गेहूं पीसा जाएगा, घुन नहीं पीसेगा। क्योंकि भगवान के होते हुए भी धर्म के लिए युद्ध में करने वाले पांडवों को भी बहुत कुछ खोना पड़ा था। और सुरक्षा के मामले में विश्व में 3 चीज़ों को श्रेष्ठ माना जाता है। बच्चों, हमने स्वयं सुना है, ठीक है, हमने सुना है और हमने कहीं पढ़ा भी है कि विश्व में सुरक्षा के मामले में विश्व में 3 चीज़ों को श्रेष्ठ माना जाता है। वो क्या कहा जाता है? भारतीय जवान। बहादुरी एवं बलिदान की मिसाल होते हैं भारतीय जवान। हर प्रकार के खतरों से टकरा जाने वालों की क्षमता होती है और कम साधनों में भी अच्छा से अच्छा कार्य करने की क्षमता इनके अंदर होती है। बच्चों, अगर देखा जाए तो पैटर्न टैंकों के विरुद्ध जो हमारे अब्दुल हमीद ने छोटे से अपनी तोप से उसने पैटर्न टैंकों को तोड़ दिया, जबकि पैटर्न टैंक उस समय अजेय माने जाते थे। अभी हाल में जैसे हमने अभी आपको बताया भी था, राफेल, जिसके लिए भारत राफेल खरीद रहा है, या F-16 जैसे अमेरिकी लेटेस्ट विमान के लिए, उसी F-16 विमान को एक भारतीय जाबाज अभिनंदन ने ऐसे मार के गिरा दिया जैसे उसने हाथ से गिरा दिया। बताइए, 30 साल पुराने MiG-21, बच्चों MiG-21 जिसे उड़ता ताबूत कहा जाता था, उसी को उड़ाकर उन्होंने F-16 विमान को मार गिराया। बताइए, और उसी F-16 से आतंकित होकर हमारे राजनेता जो है राफेल की सौदेबाजी कर रहे हैं, राफेल घोटाला कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, भारतीय जवान बहादुरी की और बलिदान की मिसाल हैं। कम साधन में अच्छा से अच्छा कार्य करने की क्षमता है, लेकिन दिक्कत क्या है? हमारा अधिकारी वर्ग कमजोर है। कौन सा अधिकारी वर्ग? सेना का अधिकारी वर्ग। वो थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक है, जाओ तुम करके आओ, जो समझते हो सुरक्षा के लिए जो उचित हो करो, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम जवाब देंगे, ये कभी नहीं कहता। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी। बच्चों, दूसरा क्या है? पहला भारतीय जवान, दूसरा पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी। अपने देश एवं जवानों के लिए हर प्रकार की जिम्मेदारी उठाना पाकिस्तानी अधिकारी जानते हैं। हाँ, उसके जवान थोड़ा से कायर टाइप के जरूर होते हैं बच्चों, लेकिन अधिकारी जो होता है वो सैनिकों की जिम्मेदारी, सैनिकों को बहादुरी वाले कार्यों को जिम्मेदारी वो स्वयं उठाता है। और हमारी स्थिति क्या होती है? हमारे बहादुरी वाले कार्य करने वाले सैनिकों की जिम्मेदारी हमारे सैनिक नहीं उठा पाते। और जवाबदेही रखना ये अपनी जिम्मेदारी समझता है। अपनी जिम्मेदारी पर सैनिकों को सुरक्षा मामले के लिए प्रेरित भी करता है। बच्चों, जैसे देखा जाए तो हमारे सैन्य अधिकारी भी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों के कार्यों की जवाबदेही, सुरक्षा एवं राष्ट्रहित में स्वयं भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखते। क्यों? इनको सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है। जैसे पाकिस्तानियों को देखा जाए तो उनके अंदर देशभक्ति, चाहे भारत से चाहे जलन ही हो, उनको भारतीय सैनिकों से जलन हो, भारतीय नागरिकों से जलन हो, भारत सरकार से जलन हो, ये बात दूसरी है, लेकिन इसके लिए वो हर प्रकार के खतरों से खेल जाते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जवान, इनको सबसे बड़ी फिक्र जैसे लगता है सिर्फ अपने कार्यों, अपनी नौकरी का ज़्यादा रहता है। चलिए, फिलहाल क्या सही है क्या गलत है
चलिए देखते हैं क्या उचित समझते हैं। हो सकता है वही उचित समझते हों, हम ही गलत हों, लेकिन फिर भी हमें जो लग रहा है बच्चों हमने आपको बता दिया। अमेरिकी हथियार बच्चों देखिए, वर्तमान में प्रसिद्ध सर्वोच्च महाशक्ति, विश्व के उच्चतम हथियारों के उत्पादक एवं सौदागर, टेक्नोलॉजी युक्त हथियार अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल कई मोर्चों पर अरब राष्ट्रों से एक साथ लड़ता नजर आता है। बच्चों यही देख लीजिए स्थिति क्या है। इजराइल अमेरिकी हथियारों के दम पर, अमेरिका के हथियार सबसे अच्छे माने जाते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मानते हैं इस बात को, इसीलिए कहा जाता है ना। लेकिन ये भी देख लीजिए यहाँ भी भारतीय क्या है, लेकिन अमेरिकी हथियार भी भारतीय जवानों की बहादुरी के सामने लाचार, घुटने टेकते नजर आता है। उदाहरण 1965 एवं 71, उदाहरण 1965 का पैटर्न टैंक, 1971 की स्थिति क्या थी बच्चों, वहाँ पर भी अमेरिकी हथियारों का प्रयोग पाकिस्तानियों ने किया था। और वर्तमान में F-16 को जैसे कि अभिनंदन जी ने मारकर गिरा दिया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो कुछ भी है अगर देखा जाए तो भारतीय जवानों में कमी नहीं है। जवान इसीलिए 3 चीज़ों को श्रेष्ठ माना जाता है कि भारतीय जवान, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी और अमेरिकन हथियार। ये तीनों अगर किसी राष्ट्र के पास मिल जाएं तो वो राष्ट्र विश्व शक्ति बनने की क्षमता रखता है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।